हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ITI पर। दोस्तों ITI के एग्ज़ाम नज़दीक है और इसी को देखते हुए हम आपके लिए पिछले ITI परीक्षाओं के सोल्व पेपर लगातार लेकर आ रहे हैं। और आज हम 2017 में हुए ITI एग्ज़ाम के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने वाले हैं। इससे पिछली वीडियोस में हमने सन 2018 और सन 2019 के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट के पेपर सोल्व किए थे। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी है तो उन्हें जाकर आप सबसे पहले आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन हम आपको आज सोल्व करवाएंगे ये सेमेस्टर सिस्टम में जो एग्ज़ाम होता था उसका क्वेश्चन पेपर है। और जो प्रश्न हैं ये आज भी उतने ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रश्न लगातार रिपीट होते रहते हैं। तो स्टूडेंट, बिना देर किए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और सबसे पहले चलते हैं पहले प्रश्न पर। तो जैसा कि स्क्रीन पर आपको पहला प्रश्न नजर आ रहा है, ये प्रश्न है ही वुड स्टेव टू डेथ रादर देन। ये इंग्लिश का प्रश्न है। इसमें ऑप्शन आपको दिए गए हैं हैव आस्क्ड, बी आस्क्ड, टू आस्क, डी है टू हैव आस्क। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, अगर किसी इंग्लिश के सेंटेंस में रादर देन आता है तो उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी वो है आस्क। तो सही उत्तर होगा आपका बी आस्क। ठीक है, इसी तरीके से अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है इट वॉज ईजी टू गैस, थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ मैं। इट वॉज ईजी टू गैस वॉट दे हैड बीन डूइंग। यहाँ आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सेंटेंस अगर आप पढ़ भी लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो इसका जो उच्चारण होता है, जो इसका अनुवाद होता है वो ये होगा कि ये बहुत आसान है अनुमान लगाना कि वो अब क्या करते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है फ्रॉम लिविंग, जीवन से, सो एज टू लिव, फॉर ए लिविंग, टू लिव। तो यहाँ सही जो उत्तर होगा वो होगा फॉर ए लिविंग, जीवन जीने के लिए। ठीक है, तो यहाँ सही उत्तर होगा सी, फॉर ए लिविंग। ये आप किसी भी शब्द को किसी भी सेंटेंस को अनुवाद करके सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है व्यापक पढ़ाई का अर्थ, खालिस्तान दिया हुआ है, टेक्स्ट समझना है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि व्यापक जो हम पढ़ाई करते हैं उसका अर्थ क्या होगा। मौखिक टेक्स्ट समझना, बी लिखित टेक्स्ट समझना, सी सामान्य टेक्स्ट समझना, डी ऑडियो टेक्स्ट समझना। तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि हमेशा लिखित टेक्स्ट को समझना व्यापक पढ़ाई का अर्थ होता है, समझना है। ठीक है, चौथा प्रश्न है एक बार मैसेज वांछित प्रारूप में इनकोड करने पर इसे एक माध्यम के द्वारा स्थानांतरित किया जाता है, इसे कहते हैं। मान लीजिए कोई मैसेज है, कोई सूचना है, उसे हम हमारे अनुसार एनकोड यानी परिवर्तित कर देते हैं, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, अब इसे हमें दूसरे व्यक्ति के पास भेजना है और अन्य व्यक्तियों के पास भी भेजना है। तो इसे हम किस माध्यम से भेजेंगे? तो इसे हम चैनल के माध्यम से भेजेंगे। चैनल का मतलब है कि हम नीचे किसी और व्यक्ति को भेजेंगे, वो व्यक्ति किसी और को भेजेगा, तो एक चैनल बन जाएगा। अगर कोई कंपनी है वो अपने कर्मचारियों को कोई निर्देश देना चाहती है तो सबसे पहले जो कंपनी का डायरेक्टर है वो अपने मैनेजर को वो मैसेज भेजेगा। उस मैनेजर के बाद से वो मैसेज उनके सुपरवाइजर के पास आएगा, फिर उन जो नीचे काम कर रहे हैं एम्प्लॉइज़ उनके पास आएगा। तो एक चैनल बन जाता है, इस चैनल के माध्यम से ही स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, पांचवा प्रश्न है जहां आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हों वहाँ पर्याप्त खालिस्तान की व्यवस्था होनी चाहिए। तो जहां हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वहाँ किस चीज़ की व्यवस्था होनी चाहिए? ऑप्शन है अंधेरा, बी प्रकाश, सी बिजली, डी वेंटिलेशन। तो प्रेजेंटेशन जो हम दिखाते हैं प्रेजेंटेशन के माध्यम से उसको अच्छे से दिखाने के लिए हमें प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। तो आपका सही उत्तर होगा बी प्रकाश। छठा प्रश्न है वह शब्द जो संज्ञा में सर्वाधिक अर्थ जोड़ता है क्या कहलाता है? संज्ञा आप सभी जानते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और अगर संज्ञा में या संज्ञा के साथ किसी ऐसे शब्द को जोड़ दिया जाए तो उसका अर्थ और अधिक बढ़ जाए तो वो क्या कहलाएगा? तो यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं क्रिया विशेषण, बी क्रिया, सी विशेषण, डी संज्ञा। तो यहाँ सही उत्तर होगा विशेषण। ऐसा शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे कि वह बहुत खूबसूरत है, तो यहाँ जो खूबसूरत है वो विशेषण है और वह संज्ञा यानी वह उसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो ऐसे शब्द को विशेषण कहते हैं जो संज्ञा में सर्वाधिक अर्थ को जोड़ता है। सातवां प्रश्न है हमारा ड्रेस कोड यानी हमारा पहनावा
संचार का एक उदाहरण है। किस प्रकार के संचार का उदाहरण है? खालिस्तान दिया हुआ है। ए मौखिक, बी अमौखिक, सी लिखित, डी उच्चारित। यहाँ आप हर जो ऑप्शन है उसको अच्छे से समझ लें। मौखिक संचार से मतलब होगा कि संचार का मतलब आप समझ सकते हैं कि हम कोई सूचना का आदान प्रदान करते हैं या कोई बात बोलते हैं। संचार यानी कम्युनिकेशन, ठीक है। हम किसी से बातचीत कर रहे हैं, ये भी संचार है। कोई सूचना किसी को भेज रहे हैं, भी एक संचार है। तो ड्रेस कोड जो हमारा पहनावा है वो मौखिक संचार यानी मुंह से बोलने वाला संचार बिल्कुल नहीं है। अमौखिक संचार, इसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सी लिखित, लिखित यानी लिख कर देने वाला संचार। तो ड्रेस कोड जो हमारा पहना हुआ लिखित संचार तो कतई नहीं हो सकता। और नहीं उच्चारित, उच्चारित यानी हमारा बोल के जो उच्चारण करके संचार करते हैं वो भी नहीं हो सकता। अंतिम जो ऑप्शन बचता है वो होता है अमौखिक बी, और यही इसका सही उत्तर होता है। अमौखिक यानी बिना बोले हम किसी से कोई संचार कर रहे हैं। हमारी ड्रेस से कोई पहचान सकता है कि मान लीजिए स्कूल की आपने ड्रेस पहन रखी है तो कोई भी आसानी से पहचान सकता है कि आप स्कूल में पढ़ रहे हैं। किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, उस कंपनी की कोई स्पेशल ड्रेस है तो उसको देखकर कोई अन्य व्यक्ति पहचान सकता है कि ये इस कंपनी में कार्यरत है। तो ये अमौखिक संचार कहलाता है, ड्रेस कोड, ठीक है। अगला प्रश्न है, एप्लीकेशन लेटर है। एप्लीकेशन जो लेटर होता है, एप्लीकेशन हम सबने लिखी है, प्रार्थना पत्र, ये क्या होता है? यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं। आपकी मुख्य विशेषता तथा जॉब के लिए उपलब्धता का विवरण, बी आपके कार्य उद्देश्य की घोषणा, सी आपकी शैक्षणिक योग्यताओं का तथा अनुभवों का सारांश, एक प्रस्तावना। तो मैं आपको बता दूं एप्लीकेशन लेटर यहाँ ये जॉब से संबंधित विकल्प दिए हुए हैं। तो यहाँ आपको विकल्पों के आधार पर चयन करना है कि सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा आपकी मुख्य विशेषता जॉब के लिए उपलब्धता का विवरण। हम एप्लीकेशन जॉब के लिए देंगे तो उसमें हमारी विशेषताएं लिखेंगे और उस जॉब के लिए हम अवेलेबल हैं, यानी कि अभी हम कहीं काम नहीं कर रहे हैं इसीलिए हम जॉब के लिए आवेदन दे रहे हैं, प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सही उत्तर इसीलिए ए होगा, ठीक है। 9वां प्रश्न है, निम्न में से प्रकाश संवेदी डिवाइस कौन सी है जो कि ड्राइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट तथा अन्य इमेज को डिजिटल प्रारूप में परिवर्तित करती है? ये सारे शब्द कंप्यूटर से रिलेटेड शब्द है। तो ये जो हमारा प्रश्न है ये कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न आ गया है। ऑप्शन भी कंप्यूटर से रिलेटेड भी यहाँ दिए हुए हैं। तो यहाँ एक ऐसी डिवाइस का नाम पूछा गया है जो प्रकाश संवेदी हो, यानी जो प्रकाश के माध्यम से कार्य करता हो, ठीक है। प्रकाश का मतलब यहाँ पर डिजिटल प्रकाश भी हो सकता है, ठीक है। और ऐसा डिवाइस जो प्रिंटेड टेक्स्ट यानी हम कोई प्रिंट कर टेक्स्ट लिखते हैं, कोई कागज़ होता है, कोई ड्राइंग होती है, उसको कागज़ पे कोई चीज़ होती है उसको डिजिटल यानी कंप्यूटर में परिवर्तित कर देता है, कंप्यूटर में कर लेता है। तो ऐसा डिवाइस होता है स्कैनर। आप जब स्कैनर पे कोई ड्राइंग रखते हैं, कोई टेक्स्ट यानी कोई कागज़ रखते हैं जिसमें कोई चीज़ लिखी हुई है, उसको वो स्कैन करके कंप्यूटर में डिजिटल माध्यम में यानी कंप्यूटर में जो चीज़ अपने को दिख रही है वो एक डिजिटल प्रारूप है, तो डिजिटल प्रारूप में परिवर्तित कर देता है। तो सही उत्तर होगा सी स्कैनर, ठीक है। 10वां प्रश्न है, एक्सेल में किसी सेल में कोई फॉर्मूला एंटर करने के लिए हमें निम्न में से किस ऑपरेटर्स के साथ शुरुआत करनी पड़ती है? अगर आपने एक्सेल में काम किया होगा तो आपको फॉर्मूले के बारे में पता होगा कि एक्सेल में फॉर्मूले होते हैं जिसके माध्यम से हम गणनाएं, कोई कार्य आसानी से कर सकते हैं उस फॉर्मूले के माध्यम से। तो फॉर्मूले की शुरुआत किस चीज़ के साथ होती है? ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो होगा बराबर का, इक्वल का फॉर्मूला। जब हम कोई इक्वल का चिन्ह, जब हम कोई फॉर्मूला, ये सेल होता है उसमें कोई फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे कि ये हमने फॉर्मूला लिखा, ये सेल के नाम आ जाएंगे, तो हम इससे शुरुआत करते हैं इक्वल से, ठीक है। तो सही उत्तर होगा इक्वल। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड निम्न में से किसका उदाहरण है? ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंप्यूटर में आप सभी ने देखा होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के माध्यम से टाइपिंग करते हैं, लेटर टाइप होते हैं, कोई भी हम जो टेक्स्ट है वो राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई भी सूचना सेव कर सकते हैं। तो ये किसका उदाहरण है? ए ऑपरेटिंग सिस्टम का, बी प्रोसेसिंग डिवाइस का, सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, या डी सिस्टम सॉफ्टवेयर का। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या कोई भी सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर में हम डालते हैं किसी स्पेसिफिक कोई स्पेशल कार्य करने के लिए, जैसे टाइपिंग करने के लिए, लेटर लिखने के लिए हम वर्ड डालते हैं, लिस्ट बनाने के लिए, सूचियाँ बनाने के लिए हम एक्सेल डालते हैं, प्रेजेंटेशन के लिए हम पावर पॉइंट डालते हैं। तो ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। इंटरनेट चलाने के लिए ब्राउज़र होते हैं, वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम महत्वपूर्ण चीज़ होती है, जैसे कि विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7 और हमारे मोबाइल में एंड्रॉयड, जिसके माध्यम से पूरा हमारा मोबाइल का हार्डवेयर वर्क करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, ठीक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिस पे हम कोई स्पेशल काम करते हैं। 12वां प्रश्न है, खालिस्तान शुरू में दिया हुआ है, यानी कि
हमें एक ऐसा प्रोग्राम यहाँ सेलेक्ट करना है जो ऑप्शन दिए हुए हैं, जो प्रोग्राम बड़ी फाइल को एक छोटी फाइल में कंप्रेस करता है, उस प्रोग्राम का क्या नाम होता है। यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं विनजिप, विनश्रिंक, विनस्टाइल, डी, इनमें से कोई नहीं। आपने कई बार अपने जनरल काम में या मोबाइल में यूज़ किया होगा, आजकल सब मोबाइल में यूज़ करते हैं कि काफ़ी सारी बड़ी फाइलें होती है, उनको एक ही फाइल में स्टोर करने के लिए विनजिप का इस्तेमाल किया जाता है। विनजिप से क्या होता है कि जो सारी फाइलें हैं इनको ज़िप कर देते हैं और ये फाइलें एक ही फाइल में सेव हो जाती है, ज़िप हो जाती है। अब उस एक फ़ाइल को हम किसी को अगर भेजेंगे तो जो हमारी 10 फाइलें थी जो हमने उस ज़िप में सेव कर रखी थी, जब उसके पास वो ज़िप फाइल एक सिंगल फाइल पहुँचेगी तो उसके माध्यम से वो 10 फाइलें 10 की 10 खोल सकता है, 10 की 10 यूज़ कर सकता है। तो ये विनजिप होता है जिसमें बड़ी फाइलों को एक छोटी फाइल में कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। CTRL-C का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है। CTRL-C का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन है सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, बी सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को कट करने के लिए, बी पेस्ट करने के लिए, डी प्रिंट करने के लिए। तो Ctrl+C का उपयोग किसी भी टेक्स्ट जो कि हमने सेलेक्ट किया उसको कॉपी करने के लिए किया जाता है। कट करने के लिए CTRL+X का प्रयोग किया जाता है, जबकि पेस्ट करने के लिए CTRL+V का प्रयोग किया जाता है और प्रिंट करने के लिए CTRL+P का प्रयोग किया जाता है। ये शॉर्टकट आप अच्छे से पढ़ लें, ये अक्सर परीक्षाओं में आते रहते हैं। ठीक है, 14वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि सेल कंटेंट की एडिटिंग करने की सही विधि नहीं है। आपने एक्सेल में सेल देखे होंगे, इन सेल में अगर हमें कोई एडिटिंग करनी है, कोई सुधार करना है, कोई चेंज करना है तो उसकी एडिटिंग करने की कौन सी सही विधि नहीं है। यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, ए है अल्ट कुंजी दबाना, बी F2 कुंजी दबाना, सी फॉर्मूला बार पर क्लिक करना, डी सेल पर डबल क्लिक करना। तो जो सही विधि नहीं है वो है अल्ट कुंजी दबाना। आपने कीबोर्ड पे अल्ट कुंजी देखी होगी, अल्ट बटन को दबाने से हम हमारे जो सेल है उसमें एडिटिंग नहीं कर सकते, जबकि F2 से भी कर सकते हैं। ऊपर की जो फॉर्मूला बार होती है उस पर क्लिक करके भी कर सकते हैं और सेल पर डबल क्लिक करके भी हम कर सकते हैं। 15वां प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। लेन का पूर्ण रूप क्या है। ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड शब्द है। आप सारे ऑप्शन को भी पढ़ के हमेशा प्रश्न के साथ आप ऑप्शन भी एक बार देख ले, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए ये किससे संबंधित है। ठीक है, तो लेन का पूर्ण रूप क्या है। ए लोकल एरिया नेट, बी लॉन्ग एरिया नेटवर्क, सी लोकल एरिया नेटवर्क, डी लॉन्ग एरिया नेट। तो लेन का पूर्ण रूप होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसी तरीके से वेन का फुल रूप होता है वाइड एरिया नेटवर्क और मेन का फुल फॉर्म होती है मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, 16वां प्रश्न है, यदि आप मौजूदा प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड जोड़ना चाहते हैं तो आपको निम्न में से किस विकल्प का उपयोग करना पड़ेगा। ये पावर पॉइंट से संबंधित प्रश्न है क्योंकि प्रेजेंटेशन हमें पावर पॉइंट पे बनानी पड़ती है। ठीक है, तो पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में अगर एक और स्लाइड हम जोड़ना चाहते हैं, अगर आपने स्लाइड बना रखी है, प्रेजेंटेशन बना रखी है और उसमें आपको आवश्यकता लगती है कि एक स्लाइड और जोड़ूं, तो आप किस ऑप्शन का उपयोग करेंगे। ऑप्शन दिए हुए हैं फाइल ऐड ए न्यू स्लाइड, बी इंसर्ट ए न्यू स्लाइड, सी फाइल ओपन, डी फाइल न्यू। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इंसर्ट वाले बटन पर जाना पड़ेगा, इंसर्ट वाले ऑप्शन पर जाना पड़ेगा और वहाँ आपको न्यू स्लाइड का एक ऑप्शन मिल जाएगा और उसी के माध्यम से आप अपनी प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड जोड़ पाएंगे। तो सही उत्तर आपका बी इंसर्ट न्यू स्लाइड होगा। 17वां प्रश्न है, संचार निरंतर चलने वाला खाली स्थान दिया हुआ है, यानी संचार क्या चीज़ है जो निरंतर चलने वाला है। ऑप्शन है पेपर, बी प्रक्रिया, सी प्रोग्राम, डी योजना। तो यहाँ संचार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। ठीक है, न तो पेपर है, न प्रोग्राम है, न योजना है, ये एक प्रक्रिया है। संचार कम्युनिकेशन जो कि सदियों से चल रहा है, सदियों से लोग अलग अलग माध्यम से एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। पिछले ज़मानों में जब युग थे जिसमें कई देश थे जिनकी भाषाएँ अलग अलग हुआ करती थी, उस वक्त भी संचार लोग किया करते थे, उनके अलग माध्यम थे, उनके अलग तरीके थे। अभी भी हम किसी अन्य देशों से संपर्क करते हैं, चाहे उनकी भाषाएं अलग हो, हमारे तरीके बदल गए हैं, पर ये एक ऐसी प्रक्रिया जो सदियों से चल रही है और ये प्रक्रिया आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी। तो ये एक प्रक्रिया है। 18वां प्रश्न है, पर्यावरणीय अवरोध शोर के समान होते हैं। यहाँ पर अवरोध के बारे में पूछा गया है कि पर्यावरणीय अवरोध जो होते हैं वो किस प्रकार के शोर के समान होते हैं। ए शारीरिक शोर, बी मानववैज्ञानिक शोर, सी भौतिक शोर, सी सांस्कृतिक शोर। तो पर्यावरणीय अवरोध जो होते हैं वो भौतिक शोर होते हैं, जो फिजिकली प्रोड्यूस किए जाते हैं वो पर्यावरणीय अवरोध के समान होते हैं, भौतिक शोर। ठीक है,
तो 18वें प्रश्न का सही उत्तर होगा सी भौतिक। 19वां प्रश्न है सामर्थ्य तथा हिंसा के मानवीकरण को खालिस्तान दिया हुआ है किस लिंग के रूप में माना जाता है? तो सामर्थ्य तथा हिंसा के मानवीकरण को पुरुष लिंग के रूप में माना जाता है। इस प्रश्न को आप पढ़ लें, समझ लें अच्छे से, ठीक है। 20वां प्रश्न है खालिस्तान शुरुआत में दिया हुआ है का उपयोग ओवरहेड प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हुए प्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर 4 विकल्प हमें जो दिए हुए हैं, इन 4 विकल्प में से हमें सही विकल्प चुनना है जिसका उपयोग ओवरहेड प्रोजेक्टर आपने देखा होगा जिसके माध्यम से हम कोई भी कोई प्रेजेंटेशन, कोई भी मूवी हम स्क्रीन पर दिखा सकते हैं, वो प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखा सकते हैं। तो प्रोजेक्टर का ओवरहेड प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हुए प्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। किस चीज़ का उपयोग किया जाता है ओवरहेड प्रोजेक्टर पर प्रेजेंट करने के लिए? ऑप्शन है असिस्टेड फिल्म, पारदर्शी शीट, बी पेपर शीट, सी पॉलीथीन शीट और बटर शीट। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर में एसीटेट फिल्म, पारदर्शी शीट, एसीटेट फिल्म, ट्रांसपेरेंट शीट का उपयोग किया जाता है किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। 21वां प्रश्न है सुनने में खालिस्तान शुरुआत में दिया हुआ है, इसके बाद प्रश्न हमारा शुरू होता है कि सुनने में मुख्य उद्देश्य किसी निश्चित जानकारी को खोजना होता है जिसकी प्रशंसा की जाती है। यहाँ जो विकल्प दिए हुए हैं इन विकल्पों में से हमें सही विकल्प चुनना है कि क्या सुनने में मुख्य उद्देश्य किसी जानकारी को खोजना है जिसकी प्रशंसा की जाती है। ऑप्शन है सहानुभूतिक, बी प्रशंसनात्मक, सी मूल्यांकन परक, डी वार्ता कारक। तो वार्ता कारक सुनने में मुख्य उद्देश्य किसी निश्चित जानकारी को खोजना होता है। वार्ता कारक जब हम वार्ताएं करते हैं, मीटिंग करते हैं, तो उसका उद्देश्य किसी निश्चित जानकारी को खोजना होता है जिसकी प्रशंसा की जाती है, ठीक है। अर्थ कई सारे हो सकते हैं, अंग्रेजी में अनुवाद कई सारे हो सकते हैं, ये एक समझाने के उद्देश्य से मैं आपको बता रहा हूँ। 22वां प्रश्न है खालिस्तान शुरुआत में दिया हुआ है संदर्भ प्रेषक तथा प्राप्तकर्ता के मध्य पृष्ठभूमि की समानता को दर्शाता है। यहाँ जो विकल्प दिए हुए हैं वो आगे की तरफ हमें चुनना है कि कौन सा संदर्भ प्रेषक, यानी कोई चीज़ जो प्रेषक बोलने वाला या भेजने वाला, ठीक है, और उस चीज़ को ग्रहण करने वाला या प्राप्त करने वाला या सुनने वाला, इन दोनों के मध्य पृष्ठभूमि की समानता को दर्शाता है। क्या कौन सा संदर्भ दर्शाता है? ऑप्शन है ए भौतिक, बी सामाजिक, सी सांस्कृतिक, डी समकालिकता। तो यहाँ पर सांस्कृतिक संदर्भ प्रेषक तथा प्राप्तकर्ता, जो भेजने वाला है और जो प्राप्त करने वाला है, इनके बीच की समानता को दर्शाएगा। सांस्कृतिक रूप से दोनों अगर समान है तो वो सांस्कृतिक संदर्भ दोनों की समानता को दर्शा देगा, ठीक है। 23वां प्रश्न है खालिस्तान दिया हुआ है विभिन्न पार्ट्स ऑफ स्पीच की फॉर्म्स को समझ लेने से ग्रामर सीखने का आधार तैयार हो जाता है। यहाँ हमें ऑप्शन चुनना है कि कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जिनकी फॉर्म को समझ लेने से ग्रामर सीख हम सकते हैं। तो है ए है 5, बी है 8, सी है 7, डी है 6। तो मैं आपको बता दूं कि 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, ये हमेशा आप ध्यान रखें। 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं और इनकी फॉर्म्स को समझ लेने से ही आप ग्रामर आसानी से समझ पाएंगे। 24वां प्रश्न है आपको अपने साक्षात्कार यानी जॉब इंटरव्यू के लिए कब पहुँचने की योजना बनानी चाहिए। ध्यान रहे यहाँ पर कब पहुंचना चाहिए प्रश्न में नहीं पूछा गया है, कब पहुंचने की योजना बनानी चाहिए। ये जो प्रश्न है ये 2018 और 2019 में भी आ चुका है, पर वहाँ पर जो प्रश्न आया था वो ये था कि आपको अपने साक्षात्कार के लिए कब पहुंचना चाहिए। तो हमेशा अपने साक्षात्कार के लिए ठीक समय पर पहुंचना चाहिए, लेकिन जो पहुंचने की योजना बनानी चाहिए वो हमेशा 30 मिनट पहले बनानी चाहिए, न कि 2 घंटा या 1 घंटा पहले। और आपको आपके साक्षात्कार पर, इंटरव्यू पर हमेशा ठीक समय पर पहुंचना चाहिए, न ज़्यादा जल्दी न ज़्यादा लेट। मान लीजिए आपको इंटरव्यू के लिए पहुंचने में 1 घंटा लगने वाला है, आप जहां पर हैं, तो उस 1 घंटे से 30 मिनट पहले अगर आप योजना बनाएंगे, आप जाने के लिए निकलेंगे या जो भी आप प्लान करेंगे, तो आप ठीक समय पर अपने साक्षात्कार इंटरव्यू के लिए पहुँच पाएंगे। 25वां और अंतिम प्रश्न है जीवन की मूलभूत चुनौतियों का सामना करने में। जीवन की जो मूलभूत चुनौतियां यानी कि ऐसी चुनौतियां जो जीवन में अक्सर सभी को आती है, उनका सामना करने में स्वयं को सक्षम मानना और खुशहाल रहना है। अगर आप जीवन की मूलभूत चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वयं को सक्षम मानते हैं और खुशहाल रहते हैं तो ये क्या है? ए घमंड है, बी आत्मसम्मान है, सी स्वैच्छिक विचार है, डी स्व प्रभावोत्पादकता है। ये तो जीवन की मूलभूत चुनौतियों का सामना करने में स्वयं को सक्षम मानना और खुशहाल रहना आत्मसम्मान की बात होती है, ठीक है। तो उसका सही उत्तर होगा बी आत्मसम्मान।
तो स्टूडेंट ये थे ITI एग्ज़ाम सन 2017 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट के क्वेश्चन। इस सोल्ड पेपर के अलावा आगे की वीडियोस में भी हम पिछली परीक्षाओं के सोल्ड पेपर अदर सब्जेक्ट के भी लेकर आने वाले हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें। साथ ही आगे भी इसी तरह के ITI एग्ज़ाम, ITI के सोल्ड पेपर को पढ़ने के लिए, देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। साथ ही दोस्तों हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना और हमारे टेलीग्राम से जुड़ना भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।